हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो सामाजिक विषय पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 2015 से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आधार बना करके एक श्रृंखला कंटिन्यू है और उसी श्रृंखला के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2021 के पेपर का सामाजिक विषय के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको एक एक प्रश्न जो इस वर्ष पूछा गया था आपको समझ में आ जाए और इन्हीं प्रश्नों को आधार बना करके आप अपनी रणनीति बना सकते हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो कह रहा है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब आपको यह काम करना है, इन सभी 8 ग्रहों को लिखना है और सूर्य से दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? सभी 8 ग्रह लिखेंगे और सूर्य से दूरी के क्रम में उसे अरेंज कर देंगे। ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों को हम ग्रहों से संबंधित ये पूछना चाह रहे हैं कि किस ग्रह को टिल्टेड प्लेनेट यानी कि लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? वी आकार की घाटी के लिए उत्तरदायी है। वी आकार की घाटी के लिए आप ध्यान दें, हिमानी, वायु, अपक्षय, नदी। तो अगर हम वी आकार की घाटी की बात करें तो उसके लिए उत्तरदायी क्या है? नदी है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार एनएमएमएस एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा कि दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है। तो दक्षिण गंगा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो आप इस चीज को ध्यान दें, दक्षिण गंगा के रूप में गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में, यानी कि यह एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी आता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और इसे प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। पेन गंगा भी इसकी एक सहायक नदी है जो गोदावरी में आकर के मिल जाती है। कृष्णा भी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है और यह नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजन का काम करती है, यानी कि इस नदी के उत्तर की तरफ उत्तर भारत और दक्षिण की तरफ दक्षिण भारत है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस नदी के बारे में भी आप जानिए। यह एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। यह एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कहाँ से निकलती है, इस पे भी प्रश्न बन चुका है। तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट चौथा जो प्रश्न है, कौन सा वन सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा वन सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? तो आप ध्यान से देखें, जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन को हम सुंदर वन के रूप में जानते हैं। ये मैंग्रोव वन जो है ये बंगाल की खाड़ी के पास बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के आसपास इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। दलदली स्थानों पे ये पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन जो है यह इसे सुंदर वन के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न क्या है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अगर हम बात करें कपास की खेती की तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है थर्ड, ये सही हो जाएगा, काली मिट्टी। छठवां प्रश्न, इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहां से हर साल एक प्रश्न बना है, या तो इसे सामाजिक विषय के अंतर्गत पूछ लेता है भूगोल वाले सेक्शन में, या इसे साइंस में भी पूछता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हर साल आता है, या तो विज्ञान में पूछता है या तो सामाजिक विषय
में पूछ लेता है। इसलिए आप इस प्रश्न को खूब ध्यान से देखें। कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। जहां पे नहीं लगा देता है वहां अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहां पे लिख रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसे हम परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, कौन से ऐसे स्रोत हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे समस्त स्रोत जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं वह अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय कहिए या आप कहिए परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और इसे कहते अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से स्रोत आएंगे। अनवीकरणीय में आएगा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। तो चाहे आप अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहिए चाहे आप परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहिए, तो परंपरागत ऊर्जा या अनवीकरणीय, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसका नोट्स आप बना लेंगे। अनवीकरणीय या परंपरागत दोनों बातें लगभग एक ही हैं, ठीक है। इसलिए दोनों के एग्जाम्पल एक ही तरह के हैं। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ठीक, अब अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं, पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है। ठीक है, अब बात हम करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत में सबसे पहला सूर्य है। ठीक है, देखिए नया सवेरा डेली होता है, तो नया सवेरा से आप याद कर लें कि सूरज डेली एक नए प्रभात के साथ उदय होता है। तो नया से नवीकरणीय आप याद रखेंगे। तो जब भी बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, और इसके साथ साथ भूकंपीय ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर जो कंपन उत्पन्न कर देती हैं, ऐसी भी ऊर्जा जितनी है ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक, तो अगर कहा जाए नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत, ये दोनों एक ही बात है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, जल विद्युत भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आएगा। तो जल विद्युत की बात अगर करेंगे तो ये क्या है, नवीकरणीय या गैर परंपरागत। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि गैर परंपरागत है। तो जल विद्युत क्या है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय है। दोनों बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप एक दो बार वीडियो को बैक करके आप इसे सुन लेंगे तो आजीवन आपको याद हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो नवीकरणीय या गैर परंपरागत के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़िएगा। यहां से हर साल एक प्रश्न बनता है और यहां से प्रश्न बनेगा। जब आपको ये पता चल जाए कि यहां से प्रश्न बनता ही बनता है तो आप उसे अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इसको आप ध्यान से देखें, कृष्णा नदी पर कौन सी सागर परियोजना है, तो नागार्जुन सागर परियोजना है। दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात कब बराबर होते हैं, दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए और उसे एग्जाम के पहले जरूर रिवीजन कर लें। 9वां प्रश्न क्या है, निम्न में कौन गर्म जलधारा है। देखिए गर्म जलधारा, आप इसको अगर ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन से भी बता सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा है गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, भाप होता है। तो गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम माने भाप यानी कि गर्म, तो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से भी कभी कभी क्या होता है कि आप ऑप्शन सही कर ले जाते हैं। तो स्ट्रीम से आप याद रखेंगे ये गर्म जल धारा है। और हम आपको बता दें
कि लेब्राडोर, कनारी और वेंगुएला ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा की भी आप लिस्टिंग कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम इसे आसानी से याद करते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो 2011 की जनगणना के क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो निसंदेह उत्तर प्रदेश इस पे लगेगा। ठीक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसलिए बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर ज्यादा व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। ये कई सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। हर साल एक प्रश्न खरीफ की फसल से बनता है। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, इसकी लिस्ट बना लीजिए कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, तो खरीफ की जो फसल है धान, और आप ध्यान दें धान और उसके साथ जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल होती हैं। और रबी की फसल में कौन कौन सा आ जाएगा? गेहूं, सरसों, मटर। इसे शरद ऋतु के साथ इसे बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में इसे काटा जाता है, रबी की फसल को। और खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, और इसे शरद ऋतु तक आते आते इसकी कटाई कर ली जाती है। तो इसकी आप लिस्टिंग जरूर कर लें। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान दें, दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित महासागर का क्या नाम है? ध्यान दें, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच, अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो ध्यान दें ये है दक्षिण अमेरिका और यहां है अफ्रीका। अब इसके बीच में एक एस आकार का, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक एस आकार का महासागर है जिसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर। चूंकि दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है तो दक्षिण अटलांटिक महासागर ऑप्शन में अगर रहेगा तो इसे आप टिक कर दीजिएगा। और उसकी आकृति कैसी होती है? एस आकार का। तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार का है। ये भी क्वेश्चन एनएमएमएस एग्जाम में या अन्य कंपटीशन में भी पूछा हुआ है कि एस आकार का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इस तरह से कुल 12 प्रश्न इसमें पूछा था। हमने एक एक प्रश्न का आपको कोशिश किया कि आंसर कर दें। आप इस वीडियो को एक बार दो बार अगर ध्यान से केवल सुन लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। बेहतर रहेगा कि आप इसका एक अच्छा नोट्स बना लें। 2015 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आप नोट्स बना लें। नोट्स बना करके आप जब तैयारी करेंगे तो आप कम समय में और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को आप 2015 से लेकर के अब तक की जितनी भी वीडियोज मैंने अपलोड किया है आप बहुत कम समय में, मात्र एक हफ्ते के अंदर आप उसे देख लेंगे अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो एक हफ्ते में भी आपकी सामाजिक विषय की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप अपने इस चैनल एनएमएमएस मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज को लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू।